कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.2 प्रश्न 5 जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की घात n यानी 6 की घात हम कुछ भी लिखें, n का मान 1, 6 की घात 1 लिखें, 6 की घात 2 लिखें या 6 की घात 10 लिखें, वह गुणा करने पर 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, ये आपको बताना है, जांच करना है। मानते हैं हम किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त होती है। अगर हम मान लें कि हम 6 की घात कुछ लिखते हैं 4, 5, 6 और वह 0 पर समाप्त हो सकती है, तो क्या होगा, 6 की घात n जो है तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 और 3, उसकी घात n। अब ये जो n है वो संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिख सकते हैं हम। अगर 6 की घात n 1 लिखें, हम n का मान 1 लिखें तो 2 और 3 कितनी बार आएंगे, 1 बार। अगर n का मान 2 लिखें तो 2 और 3 कितनी बार आएंगे, 2 बार, 2 गुणित 2 और 3 गुणित 3। अगर n का मान 3 लिखेंगे तो इनको 3 बार लिखना पड़ेगा। किसी भी कंडीशन में 2 और 3 का जितनी बार हम गुणा करें वह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि किसी संख्या के अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का होना आवश्यक है। 2 पंजे क्या होता है, 10, और 10 की हमें क्या मिलेगी, 0। तो किसी भी संख्या का 0 पर समाप्त होने के लिए क्या जरूरी है, उसका अभाज्य जो गुणनखंड है उसमें 2 और 5 का होना आवश्यक है। अब 6 की घात n में अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 3 के अतिरिक्त और अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 2 और 3 ही आएंगे 6 के गुणनखंड में, 5 तो आ नहीं रहा है, कैसे भी नहीं आएगा। n की घात हम चाहे जितनी लिखें 5 कभी भी नहीं आएगा। n की घात 10 भी लिखेंगे तो 2 भी आएगा 10 बार और 3 भी 10 बार आएगा, पर 5 नहीं आ पाएगा। तो इसलिए स्पष्ट है कि 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है। प्रश्न 6 है इसी का, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। अब ये आपको व्याख्या करनी है कि भाज्य संख्याएं हैं और क्यों हैं ये भी बताना है। तो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है वो प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। कोई भी भाज्य संख्या है तो वो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। जैसे कि मान लें अगर हम 78 ही भाज्य संख्या है, 6 78, 13 के पहाड़े में 6 बार आता है, यानी कि ये 78 कैसी है, भाज्य संख्या। पर इस भाज्य संख्या की अगर हम गुणनखंड करें तो 2, 3 और 13 ये कैसे हैं, 2 कैसा है, अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या। ये अपने अलावा किसी और पहाड़े में नहीं आती। मतलब कोई भी भाज्य जो संख्या होती है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। तब हमारी जो संख्या है 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13, इसको देखें हम, इसमें प्लस 13 है और गुणित भी 13, तो इस 13 को हमने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। तो अंदर बचेगा 7 गुणित 11। अब ये 13 तो हमने बाहर निकाल लिया है, इसलिए इसके स्थान पर बचा 1, और प्लस 13 वो बाहर निकल गया तो प्लस 13 के स्थान पर भी 1। तो अब ये 13 बाहर है, 11 का 7 में गुणा करा, 11 7 77, एकम 77 और प्लस 1, तो 77 प्लस 1 78। और इस 78 के अभाज्य गुणनखंड हमने किए 2 गुणित 3 गुणित 13, यानी ये सारी संख्याएं कैसी हैं, अब अभाज्य संख्याएं। यानी कि इस संख्या को हमने हल कर कर किस रूप में लिख दिया, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। और जब कोई संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है तो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अतः दो, 3 और 13 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, अतः आधारभूत प्रमेय के अनुसार यह एक भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार दूसरी संख्या है हमारे पास, दूसरी संख्या क्या है, 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 और प्लस 5
प्लस 5 है और गुणित में भी 5 है, तो ये 5 हमने कहाँ निकाल लिए, बाहर निकाले। अंदर बचेगा 7 गुणित 6, 5 के स्थान पर बाहर आ गया तो 1, गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, प्लस 5 बाहर निकाला है तो प्लस के स्थान, उस 5 के स्थान पर प्लस 1। अब इन सब संख्याओं का अगर हम गुणा करते हैं तो इन सब का गुणा कितना आएगा, 1008 और प्लस 1 यानी 1009। अब इस 1009 की अगर हम गुणनखंड करें, 5 तो अभाज्य है ही, 1009 भी अभाज्य संख्या है, किसी से इसका गुणनखंड नहीं जाता है, तो 5 और 1009 अभाज्य संख्याएं हैं। अतः फिर आधारभूत प्रमेय के अनुसार 5 गुणित 1009 एक भाज्य संख्या होगी, यानी ये जो संख्या है इसको हल करने पर जो आ रहा है वो क्या होगी, एक भाज्य संख्या। क्या कारण है कि जो भी भाज्य संख्या होती है वो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में होती है। ठीक।